फिल्म की शुरुआत एक कपल निक और एनी से होती है जो क्रिसमस मनाने के लिए लंदन में निक के परिवार के घर आते हैं। लेकिन साफ दिखता है कि निक अपने परिवार से मिलने को लेकर उत्साहित नहीं है, इसलिए एनी पूरे रास्ते उसे सहज करने की कोशिश करती रहती है। घर पहुंचते ही निक की मां बेथ उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत करती है। वो अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर सच में खुश लगती है। इसके बाद निक एनी को अपने दादाजी से मिलवाता है। एनी आदर से उनका अभिवादन करती है, लेकिन दादाजी उसे पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं और कोई जवाब नहीं देते, जिससे माहौल में हल्की असहजता आ जाती है। थोड़ी ही देर में निक के पिता टोनी नीचे आते हैं, लेकिन बेटे को देखकर खुश होने के बजाय वो सीधे सवाल करते हैं कि वो 3 साल से घर क्यों नहीं आया। एनी बीच में आकर माहौल संभालने की कोशिश करती है और अपना परिचय देती है, मगर टोनी उसके साथ भी काफी रूखा व्यवहार करता है। इसी बीच निक की बहन केट और उसका पति स्कॉट भी वहां पहुंचते हैं। केट प्रेग्नेंट है और बातचीत के दौरान वो कहती है कि उसे चिंता है क्योंकि आजकल अस्पतालों में ज्यादातर विदेशी डॉक्टर हैं। ये सुनकर एनी को ठेस पहुंचती है क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है और भारतीय मूल की है। केट तुरंत माफी मांगती है, लेकिन उसकी बात साफ तौर पर अपमानजनक लगती है। बाद में पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है, तभी एक हालिया आतंकवादी हमले की खबर दिखाई जाती है। ये देखकर दादाजी प्रवासियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। एनी इसका विरोध करती है, लेकिन केट भी दादाजी का ही पक्ष लेती है। इस बात पर केट और निक के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है और आखिरकार निक गुस्से में एनी को लेकर ऊपर चला जाता है। बेथ इस सब के लिए माफी मांगती है और निक से रुकने की गुजारिश करती है, लेकिन निक उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बाद में वो एनी से कहता है कि वे सुबह जल्दी उठकर बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ रात में दादाजी टीवी देखते देखते वहीं सो जाते हैं और कुछ समय बाद टीवी में अजीब तरह की खराबी आने लगती है। अगली सुबह निक और एनी चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलना चाहते हैं उन्हें पता चलता है कि वो किसी अजीब काले पदार्थ से पूरी तरह बंद है। वे घर के बाकी दरवाजे और खिड़कियां भी चेक करते हैं, लेकिन सब कुछ उसी तरह सील मिलता है। निक कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। शोर सुनकर बाकी परिवार भी वहां आ जाता है और सभी मिलकर पूरे घर की जांच करते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह अंदर फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। टोनी अंदाजा लगाता है कि शायद बाहर कोई बड़ी आपदा आई है और सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया है। जब वे टीवी चालू करते हैं तो हर चैनल पर एक ही संदेश आता है, उन्हें घर के अंदर रहने और आगे के निर्देशों का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। जब वे अपने फोन और लैपटॉप चेक करते हैं तो पता चलता है कि न तो इंटरनेट काम कर रहा है और न ही कोई सिग्नल है। इसके बावजूद टोनी खुद को शांत रखता है और सबको भरोसा दिलाता है कि सरकार उन्हें बचा लेगी। वो सुझाव देता है कि वे क्रिसमस को सामान्य तरीके से मनाएं। बाद में टोनी स्कॉट को अलग ले जाकर कहता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ समय बाद पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठता है। तभी एनी को खांसी आती है और केट तुरंत उस पर इन्फेक्टेड होने का आरोप लगा देती है। निक उसे चुप कराता है, लेकिन दादाजी फिर से नस्ल भेदी टिप्पणियां करने लगते हैं, जिससे माहौल दोबारा बिगड़ जाता है। टोनी सभी को शांत कराता है और टर्की काटने ही वाला होता है। तभी टीवी पर एक नया संदेश आता है जिसमें चेतावनी दी जाती है कि खाना दूषित है और उसे नहीं खाना चाहिए। ये सुनते ही टोनी सभी को खाना रोकने के लिए कहता है और सारा खाना फेंकने लगता है, लेकिन निक उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी दौरान केट अपने पति स्कॉट को कमजोर कह देती है, जिससे स्कॉट भड़क जाता है। वो आगे बढ़कर निक और टोनी के बीच चल रही बहस में दखल देता है और गुस्से में निक को जोर से मार देता है। थोड़ी ही देर बाद टीवी पर संदेश फिर बदल जाता है। इस बार निर्देश दिया जाता है कि सब कुछ दूषित हो चुका है, इसलिए सभी को ब्लीच से खुद को साफ करना होगा। मजबूरी में परिवार के सभी लोग बाथरूम में जाते हैं और सफाई वाले घोल से खुद को साफ करने लगते हैं। कुछ समय बाद पूरा परिवार फिर से लिविंग रूम में इकट्ठा होता है। तभी अचानक चिमनी से कई सिरिंज नीचे गिरती हैं, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त टीवी पर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण उन्हें वैक्सीनेशन किट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन एनी तुरंत सबको सावधान करती है। वो कहती है कि ये बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि इन सिरिंज में क्या भरा हुआ है, और सबसे डरावनी बात, ये सिरिंज पहले से इस्तेमाल की हुई लगती हैं। इसके बावजूद परिवार उसके शब्दों को नजरअंदाज कर देता है। एक एक करके सभी खुद को इंजेक्शन लगाने लगते हैं, यहाँ तक कि केट भी, जो गर्भवती है। टोनी तो इतना आगे बढ़ जाता है कि वो निक और एनी को भी मजबूर कर देता है। मजबूरी में वे दोनों भी इंजेक्शन ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद हालात अचानक भयावह हो जाते हैं। दादाजी के मुंह से काले रंग का एक अजीब पदार्थ निकलने लगता है। वो जोर जोर से उल्टी करते हैं और फिर वहीं फर्श पर गिरकर दम तोड़ देते हैं। पूरा घर सदमे में जम जाता है। एनी तुरंत टोनी पर भड़क उठती है। वो उसे दोष देती है कि उसी की जिद ने ये सब करवाया, लेकिन टोनी अपनी सफाई में कहता है कि शायद ये वैक्सीन बुजुर्ग शरीर पर असर नहीं कर पाई।
केट भी उसका साथ देती है और कहती है कि शायद ये किसी तरह की एलर्जी रही होगी क्योंकि बाकी सब तो ठीक है। कुछ देर बाद टीवी पर एक और निर्देश आता है। उन्हें इस्तेमाल की गई सिरिंज को दरवाजे में बने एक छोटे से स्लॉट के जरिए वापस करना होगा। स्कॉट आगे बढ़ता है और सिरिंज को स्लॉट में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी जिज्ञासा उसे उकसाती है। वो अंदर झांकने की कोशिश करता है और मदद के लिए आवाज लगाते हुए अपना हाथ उस छेद में डाल देता है। अगले ही पल अंदर मौजूद काले तार उसकी उंगली को काट देते हैं। स्कॉट दर्द से चीख उठता है। इधर निक और टोनी दादाजी के शव को चादरों में लपेट रहे होते हैं। इसी दौरान एक गहरी सच्चाई सामने आती है। टोनी के सख्त और निर्दयी स्वभाव की वजह। बचपन में उसके पिता उसे छोटी छोटी बातों पर बेरहमी से मारते थे और उसे सिखाते थे कि एक असली मर्द कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाता। ये याद उसे कुछ पल के लिए भावुक कर देती है, लेकिन वो जल्द ही खुद को संभालकर वापस लिविंग रूम में लौट आता है। वहां टीवी पर एक और खौफनाक मैसेज आता है। उनमें से कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो चुका है और उसे बाकी लोगों से अलग करना होगा। जैसा कि अंदाजा था, केट तुरंत एनी पर शक करती है क्योंकि उसने पहले खांसी की थी। धीरे धीरे बाकी सभी भी उसी का साथ देने लगते हैं। निक इस बात पर भड़क उठता है और अपने परिवार से भिड़ जाता है, लेकिन सब मिलकर उसी पर टूट पड़ते हैं। आखिरकार हालात को शांत करने के लिए एनी खुद ही एक कमरे में बंद होने के लिए तैयार हो जाती है और दुर्भाग्य से वही कमरा होता है जहां दादाजी की लाश रखी है। दरवाजे के आर पार निक और एनी बात करते हैं। एनी उसे एक सुझाव देती है, वो टीवी का कनेक्शन काट कर देखे कि क्या होता है। निक नीचे जाता है और टीवी बंद कर देता है, लेकिन उसी वक्त केट उसे देख लेती है और तुरंत टोनी को बुला लेती है। टोनी टीवी फिर से चालू करता है। स्क्रीन पर अजीब अजीब निशान उभरने लगते हैं और फिर एक चेतावनी दिखाई देती है। अगर सिग्नल में छेड़छाड़ की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये देखकर केट गुस्से से भर जाती है और स्कॉट को आदेश देती है कि वो निक को सबक सिखाए। निक ऊपर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच सीढ़ियों पर ही भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में उनके पीछे खड़ी केट को अचानक चोट लग जाती है। उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सब उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि स्कॉट सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जहां कुछ सेकंड के लिए एक डरावना मैसेज दिखाई देता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। इधर निक और बेथ केट की हालत देखकर घबरा जाते हैं। उसका पैर बुरी तरह टूट चुका है और खून तेजी से बह रहा है। घर में एकमात्र डॉक्टर एनी है, लेकिन टोनी उसे बाहर आने की इजाजत नहीं देता, ये कहते हुए कि वो संक्रमित है। ये फैसला सभी को हिला देता है। इसके बाद टोनी बिना किसी परवाह के अपने स्टडी रूम में चला जाता है और साफ कह देता है कि उसे परेशान ना किया जाए। उसके जाने के बाद बेथ टूट जाती है। वो अपनी बेटी के लिए रोते हुए टीवी के सामने खड़ी होकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। इसी बीच मानसिक रूप से टूटा हुआ स्कॉट निक को बताता है कि उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के नाम तक सोच रखे थे। अगर लड़का होता तो यंग रेसिस्ट और अगर लड़की होती तो एस्ले प्रिंसेस। ये सुनकर हालात की भयावहता और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब साफ है ये सिर्फ बाहर का खतरा नहीं, बल्कि इस घर के अंदर छिपा अंधकार भी उतना ही खतरनाक है। बाद में निक दरवाजे के बाहर से एनी से बात करता है और उसे केट की हालत के बारे में बताता है। एनी साफ कहती है कि अगर केट को तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसका बचना मुश्किल है। ये सुनकर निक बेचैन हो उठता है और घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। आखिरकार वो एक बाथरूम में पहुंचता है, जहां वो दीवार के पाइप को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वो एक छोटा सा छेद बना लेता है। फिर वो अपना मोबाइल, जिसका कैमरा ऑन है, एक छड़ी पर लगाकर उस छेद के पार क्या है ये देखने के लिए अंदर डालता है, लेकिन जो वो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। मोबाइल की स्क्रीन पर एक डरावना जीव दिखाई देता है, लंबे लंबे टेंटिकल्स वाला, जो फोन पर जोर जोर से हमला कर रहा होता है। उसी समय लिविंग रूम में टीवी पर एक अलर्ट आता है कि घर की सुरक्षा सीमा को तोड़ा जा रहा है। ये सुनते ही टोनी स्कॉट को लेकर निक को ढूंढने निकलता है और उसे बाथरूम में पकड़ लेता है। निक उन्हें सच दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसकी एक नहीं सुनता। वो गुस्से में उसे बुरी तरह पीटता है और फिर कुर्सी से बांध देता है। तभी टीवी पर एक और संदेश आता है, जिसमें स्लीपर एजेंट से जानकारी निकालने का आदेश दिया जाता है। टोनी को लगता है कि उसका अपना बेटा ही वो एजेंट है, और फिर वो पागलपन की हद पार कर देता है। वो निक को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। स्कॉट भी ये देखकर डर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी किसी की नहीं सुनता। वो एक सर्जिकल ब्लेड उठाता है और अपने ही बेटे को घायल करने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंख निकालने की तैयारी कर लेता है। लेकिन तभी बेथ की दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठती है।
सब कुछ रुक जाता है। वे दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं और पता चलता है केट मर चुकी है। ये सुनकर भी टोनी के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता। ये देखकर बेथ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो हमेशा से एक निर्दयी और घमंडी इंसान रहा है और वो उससे नफरत करती है। दूसरी तरफ एनी जिस कमरे में बंद है वहां उसे एक टीवी मिलता है। जब वो उसे चालू करती है तो उसी तरह के अजीब निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो हिम्मत करके टीवी खोल देती है और अंदर जो देखती है वो उससे सन्न रह जाती है, जैसे टीवी के भीतर कोई जिंदा चीज हो, एक धड़कता हुआ दिल। कुछ ही देर बाद टीवी पर नया संदेश आता है। कमरा नंबर 1 में क्वारंटीन लागू किया गया है। तुरंत बाद तारों में से काला धुआं निकलने लगता है और आदेश दिया जाता है कि जो भी जिंदा हैं वे पहली मंजिल पर आ जाएं। निक भागता हुआ ऊपर जाता है ताकि एनी को बचा सके, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। स्कॉट उसे चाबी देता है और किसी तरह वो एनी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन दूसरी तरफ बेथ धुएं में फंसी हुई है। वो बुरी तरह जल रही होती है। निक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बेथ उनसे कहती है कि वे उसे छोड़कर भाग जाएं, इससे पहले कि कमरा फट जाए। मजबूरी में वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। अब बचे हुए लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं। काला धुआं धीरे धीरे हटने लगता है। निक गुस्से में टीवी का प्लग निकाल देता है, लेकिन टीवी फिर भी बंद नहीं होता। उस पर मैसेजेस चमकने लगते हैं। मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और मैं मुक्ति लेकर आया हूँ। टोनी, जो पहले से ही धार्मिक है, इसे ईसा मसीह समझ बैठता है। वो खुशी से पागल हो जाता है और टीवी से संकेत मांगने लगता है, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी केट का पेट हिलता है। एनी समझ जाती है बच्चा अभी भी जिंदा है। वो तुरंत सिजेरियन करने का फैसला करती है। इसी बीच वो निक को बताती है कि टीवी के अंदर उसे एक धड़कता हुआ दिल मिला था, जैसे कोई जीवित प्राणी। उसी समय टीवी आदेश देता है, नवजात बच्चे के लिए एक बलि देनी होगी। ये सुनकर टोनी और स्कॉट पागलपन में आ जाते हैं और निक को पकड़ लेते हैं ताकि उसकी बलि दी जा सके। एनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है और स्कॉट से कहती है कि अगर वो अपने बच्चे को बचाना चाहता है तो निक को छोड़ दे। आखिरकार स्कॉट मान जाता है। एनी ऑपरेशन शुरू करती है। उधर निक और टोनी के बीच फिर से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एनी डर जाती है और स्कॉट से कहती है कि वो टोनी को रोके। स्कॉट आगे बढ़ता है, लेकिन टोनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। अब टोनी पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। वो निक का गला घोटने लगता है। तभी एनी पीछे से उस पर वार करती है, जिससे वो गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। इसलिए निक पास पड़ा टीवी उठाकर उसके सर पे दे मारता है और इस बार टोनी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। कुछ ही पलों में गिरा हुआ टीवी अपने आप खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से केबल्स बाहर निकलने लगती हैं। पूरा घर उन काले तारों से भर जाता है। वो टोनी के शरीर में घुस जाते हैं और उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। अब उसका शरीर उस अज्ञात प्राणी के नियंत्रण में है। वो निक के सामने खड़ा होता है और आदेश देता है, मेरी पूजा करो वरना तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। निक को समझ आ जाता है ये जीव उन्हें मार नहीं सकता क्योंकि उसे उनकी जरूरत है। वो हिम्मत करता है और टीवी के अंदर मौजूद उस दिल जैसे हिस्से को नष्ट कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। वो जीव अभी भी जिंदा है। अब वो अपने केबल से निक और एनी को जकड़ लेता है और बेरहमी से उन्हें मार देता है। इसके बाद टोनी का शरीर टीवी को उठाकर केट की लाश के पास रख देता है। केबल्स उसके शरीर को पूरी तरह निगल जाते हैं। सिर्फ उसकी हड्डियां और उसका नवजात बच्चा बचता है, जो अभी भी जिंदा है। टीवी पर आखिरी संदेश आता है, नमस्ते प्रिंसेस, मेरी पूजा करो। लेकिन उस मासूम बच्चे को कुछ समझ नहीं आता और जैसे ही फिल्म खत्म होती है, कैमरा पीछे जाता है और दिखाता है ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी। पूरे इलाके के हर घर में यही डरावना खेल चल रहा है।